हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। सो गाइस, इसके पहले हमने घटना चक्र का जो पॉइंट में जो दिया रहता है, जो शॉर्ट फॉर्म में वन लाइनर, वो देख चुके हैं। और आज हम लोग घटना की राष्ट्रीय घटनाओं पे प्रकाश डालेंगे। और मैं बता दें, पूरा बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग बस एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस पॉइंट से बनते हैं, वही देखते देखते चलते रहे। आपका मन करे तो आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़िए, काफी इजिली और काफी ये जल्दी बुक खत्म हो जाएगा। जो पहला हमारा वाक संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू। जो वाक संशोधन अभी काफी रिसेंट न्यूज में था काफी, तो इसके बारे में बताया गया, तो इसको डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। जो वाक संशोधन है, तो ये संसद में पारित हो गया है। ठीक है। और एक ये कानून बन गया, इसको उम्मीद विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो जो आप पूछ दे क्वेश्चन, जो वाक संशोधन अधिनियम, इनको और किस नाम से जाना, तो उम्मीद के नाम से जाना जाता है। और इसको 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी था। दो क्वेश्चन बना कि इसको किस नाम से और जाना, तो उम्मीद के नाम से जाना जाता है। एक, इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, तो 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। ठीक है। चलिए। और जो भारत में जो वाक संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव के प्रस्ताव कानून करता है। ठीक है। नेक्स्ट है यह कानून। अब मूल रूप से 2024 में इसको इस विधेयक को पेश किया गया था। तो जो भाजपा के जो सांसद है, जगदीपिका पाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी, जिसमें 31 सदस्य, जिसमें लोकसभा के 21 सदस्य थे और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। ठीक है। और समिति द्वारा जांच की गई थी। तो पूछ देगा किसकी आई मीन अध्यक्षता में एक समिति की, तो जगदीपिका पाल की अध्यक्षता में। और पूछ देगा भारत में सबसे ज्यादा जो वक्फ संपत्ति है वो कहाँ है सॉरी, सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति कहाँ है, किस देश में सबसे ज्यादा, भारत में कितना, 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल है। ठीक है। और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 3 अप्रैल को मंजूरी मिली थी। तो राज्यसभा में ही इस विधेयक को कब मंजूरी मिली थी, 3 अप्रैल को मिली थी। और वही लोकसभा को कब मिली थी, 2 अप्रैल को। आइए एक बार फिर देखते थे क्या क्या हम लोग को याद करना है। जो वाक संशोधन नियम, इसको एक उम्मीद विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को मिली थी। ठीक है। और जो वाक संपत्ति उनके प्रशासन है, उनको पारदर्शिता के माध्यम से लाया गया है। और मूल रूप से जो 2024 में इस विधेयक को पेश किया गया था, जगदीपा पाल की एक अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इसमें 31 सदस्य थे, जिसमें लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य थे। ठीक है। ठीक है। और सबसे ज्यादा किस देश में वाक संपत्ति है, तो भारत में कितना है, 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल है इसमें। और राज्यसभा में इसकी अनुमति कब मिली थी, तो 3 अप्रैल को मंजूरी मिली थी। और वही लोकसभा को 2 अप्रैल को मिली थी। ठीक है। इतना आपको बस याद रखना है, इतना सब नहीं रखना है। चलिए इधर देखिए। इधर तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार आप बस मन करे तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखिए, वाक का अर्थ क्या होगा। जो इस्लामी कानून के तहत जो धार्मिक या जो धर्म के उद्देश्य से, जो धार्मिक उद्देश्य के लिए जो संपत्ति, समर्पित संपत्ति वाक संपत्ति होती है। मतलब इस्लामी कानून के तहत जो धार्मिक उद्देश्य या धार्मिक संपत्ति होती है, जो धर्म के नाम पर समर्पित होती है, उनको ही हम लोग वाक कहते हैं। और जिनका स्वामित्व होता है वो अल्लाह को हाथों में होता है, जिसको जो अपवर्तनीय हो जाता है। इस संपत्ति को हमें देखभाल कौन करता है, बात उनके निर्माता करते हैं, हम उनके मुल्तवी प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। और इनका जो इतिहास सल्तनत काल से ही जुड़ा है, एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं मन करे तो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो धर्मों या जो धार्मिक संस्था है, संविधान की समवर्ती सूची में, तो बता दें जो 7वीं अनुसूची है, उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें 3 प्रकार की शक्ति है, संघ सूची। ठीक है। इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। जो संघ सूची में, इसमें कानून कौन बनाएगा, केवल संघ बनाएगा, केंद्र बनाएगा। जो राज्य सूची में है, इसमें राज्य बनाएगा। और जो समवर्ती सूची में, दोनों मिलकर संघ सूची और राज्य सूची बनाएंगे मिलकर कानून। ठीक है। तो जो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो धर्मार्थ और धार्मिक संस्था है, संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इसमें संसद और जो राज्य विधानमंडल, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, वही बात है। ठीक है। अब भारत में सबसे ज्यादा अगर वाक संपत्ति वाले राज्य कौन कौन से, तो सबसे ज्यादा यूपी है, कितना है, 27%। फिर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कितना है, 9%। और फिर है पंजाब, वही बात है, पंजाब। तो सबसे ज्यादा यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर पंजाब है। तो एक बार आपको मन कर यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इधर आइए। नेक्स्ट हमारा ये है
वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025। तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक इसको कौन जारी किया जाता है, जिसको ऑक्टान द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंकिंग, इसमें इंडिया की रैंकिंग 36 है। तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसमें जो इंडिया की रैंकिंग 36 है, ठीक है। इसके पहले जो 2022 में इसमें इंडिया की रैंकिंग 48 थी। तो इससे बात होता है कि 2 ईयर पे ये रिपोर्ट आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बस इसमें यही है मेन एग्जाम में जो पूछ सकता है। बाकी आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरे हिसाब से चलिए। चलिए नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा। जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप पूछ देगा, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो जो आरटी ऑन क्रिस्टोफर लक्सन है, ठीक है। इन्होंने भारत की यात्रा की थी, तो उसी की वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, जो रायसीना डायलॉग अभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगी रायसीना डायलॉग कौन है। जो 10वें संस्करण जो रायसीना डायलॉग है, इसके मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में आए थे ये क्रिस्टोफर लक्सन, जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, ठीक है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, एग्रीमेंट हुए थे, जो आर्थिक और व्यापारिक सहयोग भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू हुई है। आज इन दोनों के बीच 2023-24 से दोनों देश को 1.7 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। तो एक बार आप बस पढ़ लीजिएगा, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। रक्षा सहयोग में भारत और न्यूजीलैंड रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और तो कुछ इसमें है नहीं। चलिए नेक्स्ट है जो रायसीना डायलॉग 2025। तो रायसीना डायलॉग 2025 में देखते हैं, जो रायसीना डायलॉग भारत के प्रमुख भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन। क्या भू राजनीतिक, भू आर्थिक, जो विश्व के सबसे ज्वलंत वैश्विक, विश्व में जो भी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नेताओं द्वारा ये निर्मित किए गए हैं, ठीक है। और ये प्रतिवर्ष नई दिल्ली में, तो रायसीना डायलॉग क्या है, तो जो भी न्यूज में आता है ज्वलंत मुद्दे उन पर चर्चा करने के लिए नेताओं द्वारा बनाया गया, ऐसे प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ये 10वें संस्करण था, इसका 10वें संस्करण था, जिनका आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 के भी नई दिल्ली में हुई थी। इस महत्वपूर्ण अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया था, ठीक है। और इसके जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, इसके चीफ गेस्ट है, आपको बताया क्रिस्टोफर लक्सन के चीफ गेस्ट थे, ठीक है। और रायसीना डायलॉग 2025 की थीम क्या थी, कालचक्र, जन, शांति और ग्रह थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं आपको खुद बताऊंगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इस जो 2016 में जो ये शुरू हुई थी रायसीना डायलॉग, उसका नाम जो दिल्ली के रायसीना हिल्स के नाम पर रखा गया था, ठीक है। इसका जो आयोजन जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, क्या ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। चलिए इसमें ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा इंदौर में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। तो जो इंदौर है, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी, तो स्वच्छ भारत मिशन में इंदौर ही ऑलवेज फर्स्ट आता है। तो इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट वो स्थापित करने जा रहा है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, ठीक है। इस परियोजना में देखिए, इस परियोजना में जो हरे कचरे को जो मूल्यवान संसाधन में बदलने, प्रदूषण कम करने और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो पूछ देगा जो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया जाता है, तो इंदौर में लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो प्लांट है, इंदौर नगर निगम को राजस्व उत्पन्न करेगा। इसमें बस यही पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन, जो तमिलनाडु के जो रामेश्वर द्वीप को रेलवे मार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल, जो पब्बन ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कब की थी, तो ये 6 अप्रैल 2025 को की गई थी, ठीक है। आज इसकी लंबाई क्या है, 2.08 किलोमीटर लंबा है। आज जो रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है, किसको, रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है, ठीक है। आज जो इसकी अधिकतम जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे गति से मंजूरी दी गई, लेकिन 160 किलोमीटर प्रति घंटा गति से ये ट्रेन चल सकेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। तो जो इंदौर और उदयपुर है, इंदौर और उदयपुर को भारत के पहले दो भारतीय शहर बने गए, वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले दो भारतीय शहर बन गया है। तो इसमें बस वही इंपॉर्टेंट था।
नेक्स्ट है जो भारतीय क्यूबीएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज सब्जेक्ट रैंकिंग 2025। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो देश के जो धनबाद में स्थित जो भारतीय कनन विश्वविद्यालय ने 20वां स्थान प्राप्त किया। इसके पहले हमेशा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई प्राप्त करते हैं, लेकिन ये पहली बार है देश के धनबाद में स्थित जो भारतीय खनन विश्वविद्यालय ने 20वां स्थान प्राप्त किया। वहीं आईआईटी दिल्ली 26वां और आईआईटी मुंबई 28वां। जो ये है जो यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है वो यूएस वर्ल्ड सब्जेक्ट रैंक 2025 द्वारा जारी की गई है। इसमें विशेषकर रैंकिंग भारत 9 विश्वविद्यालयों संस्थान ने दुनिया के 50 विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाई है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, जो नेक्स्ट है हमारा सोनप्रयाग से जो केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे का निर्माण की मंजूरी दी गई है। तो 11 मार्च 2025 को राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्य जो पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 1219 किलोमीटर लंबे एक रोपवे का उद्घाटन हुआ है, बनने की मंजूरी दी है, जिसकी जो लंबाई होगी हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण की मंजूरी थी। इसमें बस एक यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी एक बार आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा भारत बना खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष। तो जो 21 फरवरी 2025 को भारत ने मालदीव के माले में आयोजित, तब पूछ देगा जो भारत बना जो खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो मालदीव की राजधानी माले में था। कहा हुआ था जो खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का जो आयोजन मालदीव के माले में हुआ था। इसमें भारत वो बना है, संगठन का एक नया अध्यक्ष बना है। ठीक है, इसका एक मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में। तो बस यही याद करना है आपको। नेक्स्ट है भारत की जो 6 धरोहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। तो 7 मार्च 2025 को यूनेस्को ने भारत की 6 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर को अपनी अस्थायी सूची में शामिल करने की घोषणा की है। इसके साथ ही 62 ये हो गई है। देखते हो 6 कौन कौन से शामिल किया गया। तो ये पहला एक अशोक के जो सम्राट अशोक की जो शिलालेख है, और 64 योगिनी मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है, बुंदेला शासकों के किले महल है, और छत्तीसगढ़ से जो कांगोर घाटी, तो कांगोर घाटी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में से जो मुदुमल मेगालिक मेनिरी शामिल है। तो थोड़ा सा इन लोगों के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, काफी तो पूछ देगा कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो यूनेस्को की अस्थायी सूची में 3 महत्वपूर्ण मापदंडों के शामिल हुआ है। तो आपको यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये शामिल क्यों हुआ है अस्थायी सूची में यूनेस्को के, और कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और जो मुदुमल मेगलिक मेनी ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ है, ये तेलंगाना में स्थित है। और फिर जो अशोककालीन शिलालेख स्थल है, और फिर एक जो 64 योगिनी मंदिर है, तो वो कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में, एमपी में। एम ठीक है, 64 योगिनी मंदिर एमपी। गुप्तकालीन जो मंदिर है ये स्थापत्य कला को उत्कृष्ट उदाहरण जो अपने प्रकृष्ट डिजाइन और कला के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और जो बुंदेला राजवंश के महल और किले मध्य प्रदेश यूपी के बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र में फैले हैं। और यही और जहांगीर महल का है ओरछा, जहांगीर महल कहाँ है, ओरछा में। और ये गोविंद महल दातिया में। तो जहांगीर महल का है ओरछा, और जो गोविंद महल है वो दातिया में स्थित है। नेक्स्ट, देश की पहली जो नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब है, 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क, किसमें, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। और ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है गुजरात में लोकेटेड है। इसी 7वें करते हुए देश की पहली नदी डॉल्फिन की गणना की। देश की पहली नदी डॉल्फिन की गणना कहाँ है, गुजरात के गिर से हुई है। और इसके अनुसार टोटल देश में कितने नदी डॉल्फिन है, 6327। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर सबसे ज्यादा बात किया जाए तो सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन का है यूपी में है। ठीक है, और उसके बाद से इतना नंबर डाटा भी देख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा यूपी में है, उसके बाद बिहार में, और उसके बाद पश्चिम में, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद से असम में है, और उसके बाद से पंजाब में है। तो 1 2 3 4 5 5 तो याद है। सबसे पहले एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, एक दो बार आपने वीडियो देख ली तो सारा आप लोग को करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। 2x पे आप लोग करके देख लेंगे 2-3 बार भी, तो आपको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिस्टमैटिक ढंग से मैंने बताया तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन यूपी में है, फिर बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल में है, फिर असम में है, फिर पंजाब। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और फिर असम और पंजाब। ठीक है, चलिए
और इसी में प्रधानमंत्री ने इसी अवसर पर जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव राफेल केंद्र की आधारशिला रखी है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव राफेल केंद्र की आधारशिला किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रखी है जूनागढ़ में किस समय? नदी डॉल्फिन की गणना के समय, ठीक है। और इसी समय जो एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना शुरू करने की घोषणा की गई है। वारदा वन्यजीव अभ्यारण्य में प्राकृतिक रूप से बढ़ रही एशियाई शेरों की आबादी को देखते हुए वहां भोजन उपलब्ध बढ़ाने पर प्रयास की घोषणा की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। तो जो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, तो जो गुजरात के जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले में जो गुनेरी गांव को वो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो गुजरात का पहला जैव विविधता स्थल कहाँ है? गुनेरी गांव। गुनेरी गांव कहाँ है? गुजरात में। उसी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, ठीक है। ये इतने हेक्टेयर में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें बस एक वही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर आ गया है, लेकिन मैं पढ़ के सुना देती हूँ, आप लोग को बस सुनना है। तो जो केरल है भारत का पहला राज्य बना है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित किया है। तो जो केरल ने मीन देश का पहला राज्य बना है जो केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम पारित किया है। तो मतलब नागरिक आयोग की स्थापना की है। तो जो नागरिक आयोग एक वैधानिक निकाय है, इसका उद्देश्य जो बुजुर्गों को नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। तो आपसे पूछ देगा कि ऐसा कौन सा देश का पहला राज्य बना है जो नागरिक आयोग की स्थापना की, तो वो केरल होगा। बस यहाँ से यही क्वेश्चन बन पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, ठीक है। तो रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र बना है, ठीक है। और जब रीवा को सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है, तो पूछ दिए किसको सफेद बाघों की भूमि की कहा जाता है, तो रीवा को कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट और चीता स्टेट भी एमपी को मतलब मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट है उसके बारे में। तो जो नीति आयोग ने राज्य और राज्यों के सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा विस्तार नामक नीति रिपोर्ट 10 फरवरी 2025 को जारी किया। जो नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी उपाध्यक्ष है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसकी स्थापना पहले हुई थी योजना आयोग के रूप में, लेकिन बाद में इसको 2015 में इसका नाम नीति आयोग रखा है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी जो उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, ठीक है। आदि ये रिपोर्ट पहली बार विशेष रूप से आई मीन उच्च हायर एजुकेशन पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश किया। इनकी रिपोर्ट में जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखिए। तो जो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में प्रमुख चुनौतियों के रूप में अधिक निवेश और बेहतर वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है। शिक्षा पर केंद्र और राज्यों का संयुक्त जो निवेश जीडीपी है 6% तक बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में ये कितना है? 0.62% है। नेक्स्ट है हमारा इसमें पॉइंट, जो नीति आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार के अनुसार सभी राज्यों के सबसे ज्यादा शिक्षा पर अपनी जीडीपी का कौन खर्चा है? तो जम्मू कश्मीर खर्चा करता है। जम्मू कश्मीर कितना खर्चा करता है अपनी जीडीपी का? 8.11%। देखिए 8.11% खर्चा। वहीं उसके बाद मणिपुर कितना खर्चा करता है? 7.25%। कितना? 7.25%। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर करता है अपने जीडीपी का 8.11%। वहीं मणिपुर 7.25% और मेघालय 6.64% और त्रिपुरा 6.19%, ठीक है। और रिपोर्ट में कहा गया कि इसके विपरीत दिल्ली सबसे कम खर्चा करता है। सबसे कम खर्चा कौन करता है? दिल्ली 1.67%, ठीक है। तेलंगाना वही 2% और कर्नाटक 2.01% खर्चा करता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना। और देश में राष्ट्रीय औसत विश्वविद्यालय घनत्व कितना है? 0.8%। सिक्किम में सबसे अधिक है, कितना है? 0.3% है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और मेघालय, उत्तराखंड। एक बार उस आपको पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं अच्छे से आपको डिफाइन करके मैं बता ही दे रही हूँ, ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया कि जो बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम महाराष्ट्र जैसे अत्यधिक आबादी और राज्यों में राज्य स्तर विश्वविद्यालय घनत्व राष्ट्रीय औसत से भी कम है। जबकि बिहार में कितना है? सबसे कम है 0.2%, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में पाया गया कि जो महाराष्ट्र है 11,421 करोड़ बजट के साथ उस शिक्षा के वित्त रोजगार में सबसे आगे है। उसके बाद क्या है? बिहार है, फिर क्या है? तमिलनाडु का स्थान है, ठीक है। और सबसे कम क्या है राज्यों में हायर एजुकेशन के सबसे कम बजट कौन है? सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं। आप लोग को मन है तो एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं बता दी हूँ आपको, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है।
नेक्स्ट हमारा जम्मू कश्मीर स्थित जो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन, तो जम्मू कश्मीर में जो सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन उसी के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो श्रीनगर कारगिल और लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, तो जो सोनमर्ग सुरंग है वो श्रीनगर से कारगिल लेह को जोड़ेगा। और जो ये जो सुरंग है, जो सोनमर्ग सुरंग, ये जेड मुंह पर निर्मित है। इसका जो लंबाई है 6.5 किलोमीटर है। और इसका जो पहले नाम था जेड मोड़ सुरंग, जिसे बाद में सोनमर्ग सुरंग नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया था, तो पूछ देता इसका उद्घाटन कौन किया जाता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। कब की थी? 13 जनवरी 2025 को की थी। और इस सुरंग को सोनमर्ग से श्रीनगर के बाद लद्दाख तथा आवागमन बेहतर बनाने के लिए किया गया। ठीक है। और देखिए, जो सोनमर्ग टनल का वास्तविक निर्माण कार्य 2015 में स्टार्ट हुआ था। और सोनमर्ग तक पहुंचने वाले इस सड़क मार्ग पर जो जेड आकार का मोड़ होने के कारण इस टनल का जो नाम है जेड मोड़ टनल था, जिसे बाद में बदलकर सोनमर्ग टनल कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है जो मध्य प्रदेश का माधो राष्ट्रीय उद्यान को 50। तो हाँ, तो देखिए, जो मध्य प्रदेश के जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उनको 58वां जो तथा रानी पानी वन्य अभयारण्य को 57वां टाइगर रिजर्व बना है। तो जो देश के 58 टाइगर रिजर्व है, तो इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है, ऐसा नंबर से 58 टाइगर रिजर्व, जो 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में माधव टाइगर रिजर्व का उद्घाटन किया है। माधव टाइगर रिजर्व का है मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये इतने हेक्टेयर में है, इतना कुछ याद नहीं करना जो ना, बस यहाँ से आ जाएगा कि 58 टाइगर रिजर्व है। और माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये सब न्यूज में होता है, ना कि न्यूज में होता है, तो इनमें यही याद करना रहता है पॉइंट कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ है और ये किस नंबर का है। ठीक है। नेक्स्ट है जो मध्य प्रदेश सरकार ने रायसेना जिले में से जो रातापानी वन्य जीव अभयारण्य है, इनको तो रातापानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और रातापानी टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश में 8वां देश का 57वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। जबकि जो जो गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व। तो ये पूछ देगा जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और मध्य प्रदेश में वर्तमान 9 टाइगर रिजर्व कौन कौन? सतपुड़ा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, संजय धुबरी है, पन्ना है, रानी दुर्गावती है, रत्तापानी और माधोगढ़ है। तो यहाँ पे जितना मध्य प्रदेश से है मैं बता दूं, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है देश में यूजीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। तो जो देश है उसमें यूजीसी लागू करने वाला जो उत्तराखंड है वो पहला राज्य बना है। इसके पहले गोवा ने लागू की थी, लेकिन वो स्वतंत्रता के पहले वहां से पुर्तगालियों के शासन काल से ही लागू हुआ था। लेकिन जो उत्तराखंड है ये स्वतंत्रता के पश्चात देश का लागू करने वाला यूजीसी है। ठीक है। लेकिन ये समान नागरिक से इसको इंग्लिश में यूनिफॉर्मर सिविल कोड बोलते हैं, यूसीसी। इसको हिंदी में समान नागरिक संहिता लागू होने से अब राज्य में सभी नागरिकों के लिए जो संविधान में अधिकार है, जो नागरिक अधिकार एकदम समान होंगे। और जो संविधान की जो आर्टिकल 342 और जो 366 के क्लॉज 25 के तहत वर्णित जो अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है। यूजीसी लागू होने से सभी राज्यों में सभी धर्मों के लिए महिलाओं को अब समान अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं पे रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाएंगे। ठीक है। चलिए, और देखिए 27 जनवरी को ये समान नागरिक संहिता लागू हुआ था। इसी वजह से 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा। तो पूछ देगा समान नागरिक संहिता दिवस कब मनाया जाएगा, तो 27 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति की भारत यात्रा, तो जो भी कभी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश कंट्री की इंडिया में विजिट होती है, तो उनके मिलान करने के लिए आ जाता है कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। तो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति है थर्मल सनमुल्तनम है। तो थोड़ा सा बस इसको याद कर लीजिएगा, कोई इसमें कुछ खास न्यूज नहीं है जो बताने लायक नहीं है। एक बार आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रोबो सुबियांतो, या जो 76 गणतंत्र दिवस के जो चीफ गेस्ट के रूप में यही आए थे। ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा। इसको एक बार आपको पढ़ना होगा तो इसमें पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हमारा है भारत की जो नौवन प्रणाली में सुधार के लिए इसरो का 100वां पर्यवेक्षण।